सभी लोगों को नमस्कार। मैं डॉक्टर हिमांशु यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, पुनः अपनी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैंने संगठन विषय पे आपसे बात की थी कि संगठन क्या है, इसकी अर्थ क्या है, इसकी परिभाषाएं क्या हैं, इसके एलिमेंट्स क्या है, किस प्रकार की इसकी विशेषताएं होती हैं, कौन कौन से तत्व हैं, कैसे समाज में काम करता है, समाज के लिए कैसे उपयोगी है। उसी क्रम को जब हम आगे बढ़ाते हैं कि टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कि संगठन के प्रकार क्या हैं, संगठन के प्रकार, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, दो तरीके के मिलेंगे। महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि कभी कभी नामों पर ही इसमें प्रश्न बनने लगते हैं, इसलिए आपको नाम का जानना बहुत ज़रूरी है। पहला जो है, आप कह लीजिए परंपरागत दृष्टिकोण कह लीजिए, परंपरागत दृष्टिकोण कह लीजिए, और एक आप आधुनिक दृष्टिकोण कह सकते हैं, आधुनिक दृष्टिकोण कह सकते हैं। परंपरागत दृष्टिकोण के अंतर्गत हम जो बातें पढ़ते हैं इसको बेसिकली कहा जाता है औपचारिक संगठन। औपचारिक संगठन मतलब फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। इसका दूसरा नाम जो है वो यांत्रिक संगठन कहते हैं, यांत्रिक संगठन, मैकेनिकल ऑर्गेनाइजेशन आप कह सकते हैं। दोनों नामों में कोई फर्क नहीं है, ये वही सेम नाम है। इंजीनियरिंग संगठन भी कह सकते हैं इसको, और संरचनात्मक प्रक्रियात्मक संगठन भी इसको आप कह सकते हैं। इंजीनियरिंग संगठन कह सकते हैं आप, और इसको संरचनात्मक प्रक्रियात्मक संगठन भी कह सकते हैं। स्ट्रक्चर फंक्शन ऑर्गेनाइजेशन, यह है आपके पास चार नाम कहें या आपको परंपरागत संगठन कहें, बात सारी क्या है, एक है। ध्यान रखिएगा, अधिकतर नामों में ही डिफरेंस पूछ लिया जाता है। कभी कभी पूछ लेते यांत्रिक संगठन से आप क्या समझते हैं, या औपचारिक संगठन का दूसरा नाम क्या है। तो यहाँ पे कभी कभी डिबेट, एक कन्फ्यूजन सी पैदा होती है। इस कन्फ्यूजन को आप यहीं पे दूर कर लीजिए। ये सारे नाम क्या है, एक जैसे हैं। दूसरा वाला जो है इनफॉर्मल है, वहाँ पे औपचारिक के बाद अनौपचारिक संगठन है, इसकी चर्चा हम अभी अगले उसमें करेंगे। आइए देखते हैं औपचारिक संगठन एक्चुअली होता क्या है। देखिए, जैसा कि आपको नाम से ही पता है कि औपचारिक संगठन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, औपचारिक संगठन जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं, इस संगठन की पहली चीज तो हम देखेंगे इसमें इसके लक्षण क्या होते हैं। इसके लक्षण क्या हैं, इसके गुण क्या हैं, इसकी विशेषताएं क्या हैं। गुण के विशेषता क्या है, सीधे आप दोष देखिए कि इसके दोष क्या हैं, क्योंकि आप इसके लक्षण में ही आपकी विशेषताएं यहां पे परिलक्षित हो जाएंगी। देखिए, ये जो व्यवस्था में बताने जा रहा हूं, चाहे गुरबलिक महोदय हो, चाहे बर्नार्ड हो, चाहे आपके साइमन हो, चाहे स्मिथ हो, चाहे स्मिथ बर्ग हो, चाहे लॉम्सन हो, चाहे लूथर गुलिक की बात करें, टेलर की बात करें, हेनरी फ्योल की बात करें, मैक्स वेबर की बात करें, जितने भी राइटर्स की आप बात करते हैं, वो सभी लोग क्या कहते हैं, इस संगठन के क्या समर्थक हैं, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के क्या है, लोग समर्थक हैं। अब देखिए, इसके लक्षण कैसे आप पहचानेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मल है या इनफॉर्मल है। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अगर लक्षणों की आप बात करेंगे तो लक्षण इसके यहाँ पे स्वतः परिलक्षित होते हैं। आप उसे देख के, उसकी व्यवस्था को देख के आप समझ सकते हैं बेसिकली ये कौन से प्रकार का संगठन है। पहली चीज देखिए, यह जो संगठन होगा, यह संगठन जानबूझकर बनेगा। पहली चीज, इस जानबूझ का मतलब क्या है कि इस संगठन का निर्माण किया जाएगा, और जब निर्माण किया जाएगा तो कैसा होगा। देखिए, यांत्रिक कह लीजिए या इंजीनियरिंग, जब आप कहते हैं यंत्र और इंजीनियर, यंत्र अगर कोई चीज़ व्यवस्था बनी, एक सिस्टमैटिक प्रोसेस होगा, उसको बनाने का एक माध्यम होगा, उसका एक जुड़ाव होगा। वह जो जुड़ाव हो वो क्या कहते हैं, यहाँ पे आपको दिखाई पड़ेगा। वो यह पहली चीज़ तो जानबूझ कर बनाया जाएगा, क्योंकि कोई मशीन बनाते हैं, जानबूझ के आप बनाते हैं। इसके जो अधिकार हैं, अधिकार क्या होंगे, अधिकार इसके बिल्कुल निश्चित होंगे। ये नहीं कि इस मशीन का काम ये, तो वो काम मशीन केवल वही करेगी, दूसरा कोई काम वो नहीं करेगी। ध्यान रखिएगा, यह पूर्णतः क्या कहते हैं, यह पूर्णतः निर्वैयक्तिक है। निर्वैयक्तिक मतलब व्यक्तिगत नहीं है। ये क्या संगठन के माध्यम से काम करती है, व्यक्ति में एक मानवीयता के गुण नहीं है। ये क्या है, यांत्रिक रूप से कार्य कर रही है, तो व्यक्तिगत इसके जो हित होते हैं, व्यक्तिगत हित नहीं, हमेशा सामाजिक हित को लेकर चलेगा। ध्यान रखिएगा, ये जो औपचारिक संगठन होते हैं, ये पूर्ण रूप से नियोजित होते हैं। इनके नियोजित बनाए जाते हैं, और नियोजित के साथ साथ क्या है, कार्यों पर आधारित होते हैं। जिनका नियोजन किया जाता है कि किस प्रकार से सिस्टमैटिक इसे काम करना है।
इनके कार्यों में आपको दोहराव भी नहीं मिलेगा, इनके कार्यों में आपको कहीं दोहराव नहीं दिखाई पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कार्य क्या है, सभी लोगों के कार्य जो है निश्चित है। अगर कार्य निश्चित है तो कार्यों में दोहरीकरण कह लीजिए या दोहराव कह लीजिए, तो कहीं भी स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं पड़ेगा। औपचारिक संगठन को अगर आप कहें ये अवसरवाद या परंपरावाद या पक्षवाद पर क्या आधारित होते? नहीं होते। क्यों? देखिए, ये ना तो पक्षपात करेगा ना तो अवसरवाद होगा। क्यों नहीं दिखाई पड़ेगा? इसलिए क्योंकि यंत्र जो मशीन है, अगर पंखा है तो पंखा सबको समान रूप से हवा देगा। पंखे का काम कहीं दोहराव या पंखे में कहीं पक्षपात की भाव इसमें नहीं छिपा होगा। पक्षपात के भाव ना होने के कारण ये क्या है, इसको यांत्रिक बोला जाता है। आप कह सकते हैं इसमें अगर इसमें पक्षपात रही, इसका मतलब इसके नियम और कानून कहीं ना कहीं लिखे होंगे, रूल ऑफ लॉ के हिसाब से चलेगा। इसमें नियम और कानून लिखे होंगे और नियम कानून के आधार पर क्या है, इसके कार्यों में स्पष्टता दिखाई पड़ेगी। कार्य का विभाजन भी स्पष्ट तरीके से होगा। क्यों? क्योंकि उसमें साफ साफ लिख दिया गया है, रूल बुक में मेंशन कर दिया गया, इसलिए इसको आप निगलेक्ट नहीं कर सकते। इसमें अगर जब उसने कह दिया निर्व्यक्तिकता की बात कर दी है, तो व्यक्तिगत आधार अर्थात इसमें क्या है, इसमें व्यक्ति विशेष को महत्वपूर्ण स्थान नहीं दिया जाएगा। इसमें आप कह सकते हैं कि जो संगठन बना है इसमें प्रभावशीलता, इसकी उपादेयता जो होती है, उसकी जो उच्चतम शिखर का जो स्तर होता है, वो सभी क्या कहते हैं, एक समान एक स्तर का बना के रखते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आपकी प्रभावशीलता, प्रत्येक व्यक्ति की प्रभावशीलता उसमें दिखाई पड़नी चाहिए। कार्य योजना का उत्तरदायित्व आपका विभाजित है। उत्तरदायित्व और कार्यों की जो सीमाएं होती हैं उनमें क्या, दोनों सबके बीच में एक सामंजस्य का स्थिति बनाया गया है। ऐसा नहीं कि आपका कार्य कुछ और है, आप कार्य कुछ और करने लगे। अगर ऐसा हो रहा है तो मानवीय पक्ष उसमें आ जाएगा। जबकि मैंने पहले बता दिया है ये क्या है, ये यांत्रिक पक्ष इंजीनियरिंग है, इसकी वजह से उसके साथ कोई भेदभाव आप नहीं कर सकते। ये तो मैंने इसकी चर्चा की कि क्या सामान्य सी विशेषताएं हो सकती हैं या क्या इसके लक्षण हो सकते हैं। अगर आप इसे गुण की चर्चा करें, देखिए गुण कुछ नया नहीं है। जहाँ से अभी आपने देखा है, या गुण कह लीजिए या इसके लाभ कह लीजिए कि लाभ तो गुण ही तो उसके लाभ हैं। जो उसके गुण होंगे वही आपको समाज को लाभ देंगे। तो आप इसमें दिखाई पड़ेगा, पहली चीज़ उसका जो लाभ देखने को मिलता है, इसमें पारस्परिक जो मतभेद होता है, पारस्परिक मतभेद नहीं पाया जाता। क्यों? क्योंकि सब कुछ नियम कानून नियमबद्ध लिखा गया है, इसलिए इसमें क्या नाम है कि पारस्परिक मतभेद आपको नहीं दिखाई पड़ेगा। दूसरा, कार्यों का दोहरीकरण नहीं दिखाई पड़ेगा। कार्यों का दोहरीकरण नहीं दिखाई पड़ेगा। उसका रीज़न ये है कि रूल बुक में सबके लिए लॉ जो है वो अलग अलग तरीके से डिफाइन कर दिया गया। आपके कार्य क्या है, आपकी सीमाएं क्या हैं, आपका उद्देश्य क्या है। इसके अतिरिक्त आप कोई कार्य नहीं करेंगे तो कार्यों में जो ठहराव होगा, कार्यों में जो स्पष्टीकरण होगा, वो केवल यहाँ दिखाई पड़ेगा, उसमें कहीं कोई दूसरी स्थिति नहीं दिखाई पड़ेगी। लापरवाही कह लीजिए, लापरवाही का अभाव या टाल मटोल का अभाव। क्यों? क्योंकि लापरवाही टाल मटोल इसलिए नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि कानूनों पे, विधि संहिताओं पे क्या है, ये आधारित है, ये लिखा गया है। मशीन को हमने ऑन कर दिया, मशीन सारे कल पुर्जे अपने हिसाब से काम करेंगे। आप स्वतः कोई काम, उसमें कोई मशीन का पुर्जा काम नहीं करेगा, उससे दूसरे के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। तो सेम उसी तरीके से संगठन में भी कार्य चलता है। संगठन में प्रत्येक व्यक्ति का अपना क्या होता है, एक महत्वपूर्ण स्थान होता है। दूसरी चीज, हम उद्देश्य पहले ही निश्चित कर देते हैं, इसलिए उद्देश्यों में द्वंद्व नहीं होता है। उद्देश्यों में कहीं टकराहट की स्थिति नहीं पैदा हो। क्यों? क्योंकि हमारा बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि मुझे ये काम करना है, इस काम के अलावा ये काम नहीं करना है। एक व्यक्ति से अधिक का जो महत्व की बात अगर आप करेंगे तो एक व्यक्ति के महत्व की बात नहीं की जा रहा, इसमें इंडिविजुअल नहीं देखा जा रहा, इसमें पूरे ऑर्गेनाइज को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाएगा। यह मशीन अच्छा काम करती है, यह मशीन अच्छा काम करती है, तो इसका मतलब ये नहीं कि इस मशीन का फला पुर्जा अच्छा काम करता है, ये कभी नहीं होता। पूरे मशीन को आप महत्वपूर्ण स्थान देते हैं। इसलिए क्या कहते हैं कि इसमें व्यक्तिगत अगर क्षमताओं कहा जाए उसको नहीं देखा जाता, इसमें सामूहिक क्षमता को देखा जाता है। पक्षपात इसमें नहीं देखा जाएगा। क्यों? क्योंकि मशीन है तो पक्षपात या भेदभाव की भावना इसमें नहीं होगी, यह ध्यान रखिएगा। लेकिन सब कुछ बिल्कुल सही ही हो यह संभव नहीं। कुछ ना कुछ कमियां, कुछ ना कुछ बुराइयां, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रह ही जाती हैं। तो कुछ इस जो औपचारिक हम जो संगठन जिसको हम अपना रहे हैं, जिस संगठन की हम बात कर रहे हैं, इसमें कुछ ना कुछ खामियां भी हैं। वो खामियां कैसे हैं, वो गलतियां क्या हैं, देखिए वो भी देख लीजिए आप। अगर हम दोष की बात करें कि इसमें क्या क्या दोष है, क्योंकि सब कुछ अपने आप में पूर्ण नहीं है, तो पूर्ण नहीं तो दोषता की अगर आप बात करेंगे, पहली चीज़ तो पहल करने की जो शक्ति होती है वो क्या होता, या क्षीण हो जाती है या नहीं पाई जाती। ध्यान रखिएगा, या नहीं ही पाई जाती है। क्यों नहीं पाई जाती? देखिए रीजन, क्योंकि आपके पास कौन आगे निकल के आएगा,
कौन सा कलपुर्जा पहले कहेगा, क्योंकि मशीन है। मशीन जब तक सबका स्ट्रक्चर नहीं, क्योंकि आपने उद्देश्य पहले फिक्स कर दिया है कि इन्हीं उद्देश्यों पे वो काम करेगा, उसके अलावा कोई भी पर्टिकुलर कोई अलग से इंडिविजुअल किसी का उद्देश्य नहीं हो सकता। अधिकार जो होंगे आपके, कहीं ना कहीं अधिकारों को प्राप्त करने के लिए, अधिकार अगर आपको प्राप्त नहीं होंगे तो क्या उन अधिकारों को आप मानने के लिए बाध्य होंगे? नहीं होंगे, क्योंकि मानव के माध्यम से काम कराया जा रहा है। देखिए, हमने यांत्रिक की तो बात कर ली, लेकिन अगर मानवता को देखा जाए, मानवीय भावनाओं को देखा जाए, उन मानवीय भावनाओं को आप नकार नहीं सकते, भावनाओं को आप छोड़ नहीं सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो रहेगा। मानव को हमने क्या किया? मानव को हमने यंत्रवत कर दिया है। क्या ये संभव है? मानव क्या यंत्र के अनुरूप ही चलाया जा सकता है? क्योंकि मानव ही यंत्र का निर्माण कर रहा है। तो जो प्रक्रियाएं हैं, जो यंत्र के साथ और मानव के साथ, दोनों में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमियां रही जाती हैं। अगर एक आप देखेंगे समन्वय आप कह तो रहे हैं कि ये स्ट्रक्चर है, इस पर सभी लोग 10 लोग इसको उठाए हुए हैं, आपका समन्वय तो है, लेकिन हो सकता है इसमें केवल 8 ही लोग उठा रहे हों और 2 लोग इसमें कामचोर हों। आप कैसे समझ पाएंगे? क्योंकि संगठन को आपको समझना है तो प्रत्येक व्यक्ति का उसमें हस्तक्षेप हो, प्रत्येक व्यक्ति समान रूप से काम कर पा रहा हो, यह संभव नहीं है। तो अगर कहा जाए कि टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में, अगर हम इन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की बात जो कर रहे थे, उसके जो लक्षणों को हमने देखा, उसके लक्षणों के साथ साथ हमने उसके जो गुण थे, उसके दोषों की जो हमने चर्चा की, तो देखा जाए तो आज वर्तमान समय में सरकारी संस्थाओं पर जो स्ट्रक्चर हमारे यहाँ चल रहे हैं, वो उसी स्ट्रक्चर पर हम अब काम कर रहे हैं। आइए दूसरा हम लोग देखते हैं कि दूसरा जो संगठन हमारा है इनफॉर्मल, अनौपचारिक संगठन, वो कैसे काम करता है, उसके क्या लक्षण हैं, उसके क्या गुण हैं, उसके क्या दोष हैं। देखिए, दूसरा संगठन जो हमारा है वो है इनफॉर्मल, अनौपचारिक संगठन, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, इसमें ये किस प्रकार का संगठन, बहुत आसान शब्दों में आपको मैं बताता हूँ। जो फॉर्मल जो ऑर्गेनाइजेशन थे, वह कह लीजिए नियम कानून के समक्ष बनाए गए थे, उसके पास नियम कानून, रीति परंपराएं सब कुछ एक साथ चली आ रही थी, इसलिए उसमें नियम कानूनों के साथ आप उसको देख रहे थे। लेकिन अगर आप इनफॉर्मल की बात करेंगे, इनफॉर्मल ऐसे वो संगठन होते हैं जो सामाजिकता को ध्यान में रखते हुए, मानवता को ध्यान में रखते हुए तत्काल बनाए जाते हैं और उद्देश्यों की प्राप्ति के बाद स्वतः क्या होते हैं? समाप्त हो जाते हैं। तो अगर इसके नाम की हम बात करें कि किस नाम से जाना जाता है, 2 प्रकार के आपको नाम दिखाई पड़ेंगे। पहला, सामाजिक मनोवैज्ञानिक संगठन, सामाजिक मनोवैज्ञानिक संगठन, सोशल साइकोलॉजिकल। दूसरा जो आपको दिखाई पड़ेगा वो मानवतावादी संगठन, मानवतावादी संगठन। अगर कभी यह पूछा जाए तो दोनों नामों को, तीनों नामों को आप याद रखिएगा, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट या अथवा हैं, समानार्थी हैं, वो उसी परिप्रेक्ष्य में उसका प्रयोग किया जाता है। इसमें देखिए समर्थक कौन से, क्योंकि हुआ क्या कि अल्टन मेयो का नाम आप सुनेंगे, हार्थोन प्रयोग इन्होंने किया था। मैरी पार्करेट का नाम सुनेंगे आप, हर्बर्ट साइमन का नाम आप सुनेंगे, चेस बर्नार्ड का नाम सुनेंगे आप। तमाम सारे जितने राइटर्स उस समय आ रहे थे, उन लोगों ने कहा कि अनौपचारिक संगठन जो होता है ये समाज के लिए बेहतर होता है, किसी सामाजिक व्यवस्था को चलाने के लिए बेहतर होता है। इसको किस प्रकार से वो देखेंगे, वो कहते हैं कि ये जो औपचारिक संगठन हमारे पास था, ये जो औपचारिक संगठन की हम जो बात कर रहे थे, इस औपचारिक संगठन में अगर व्यक्ति को आप देखेंगे, व्यक्ति के तमाम गुण होते हैं, जिन गुणों से क्या होता है? वो संचालित होता है। उसको चाहे रुचि कह लीजिए, रुचियाँ थी, समस्याएं थी, क्रोध था, प्रेम था, सौहार्द था, तमाम सारी चीज़ों को लेकर वो चल रहा था। इस नियम के तहत क्या इन चीज़ों का पालन कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। अर्थात चेस बर्नार्ड साहब ने बड़ा क्लियर कट लिख दिया कि जो अनौपचारिक संगठन होते हैं, उन अनौपचारिक संगठनों का जो निर्माण होता है वो रुचि के आधार पे, समस्या के आधार पे, इच्छाओं के आधार पे या जिज्ञासाओं के आधार पे जिस संगठन का निर्माण होता है, वही क्या होते हैं? वही अनौपचारिक संगठन होते हैं। तो आइए देखते हैं कि इस अनौपचारिक संगठन में लक्षण कैसे, आप इस अनौपचारिक संगठन को पहचानेंगे, इसके लक्षण कौन कौन से होते हैं। अगर आप लक्षणों की बात करेंगे अनौपचारिक संगठन में, देखिए हम लक्षण पढ़ेंगे पहले, फिर इसके गुण को पढ़ेंगे, फिर इसके दोष को पढ़ेंगे। पहली चीज तो जब मैंने बता दिया कि रुचि, समस्या, इच्छाएं, जिज्ञासाओं के आधार पर होता है, अर्थात ये व्यक्तिगत आवश्यकताओं को ध्यान में रख के इसका निर्माण किया जाता है। व्यक्तिगत आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर इसका निर्माण होता है, अर्थात इंडिविजुअल जो आपकी
इंडिविजुअल जो आपकी रिक्वायरमेंट होती है उसके बेस पर आधारित होता है, उसके आधार पर इसका निर्माण किया जाता है। दूसरी चीज़, यह जो संगठन बनता है, यह संगठन नियोजित व्यवस्थित बिल्कुल भी नहीं होता, ध्यान रखिएगा। ना तो ये नियोजित होता है और ना ही ये क्या होता है, ना तो ये प्लानिंग होती है और ना तो ये सिस्टमैटिक होता है। यह केवल किसी समस्या आई, आपकी इच्छा की, आपने समूह बनाया, आपने उसका पालन किया, आपने वो उसके बाद जैसे आपकी इच्छाएं पूरी हुई वो क्या हुआ, स्वतः अपने आप संगठन समाप्त हो जाता है। अगर कहा जाए तीसरा इसका लक्षण होता है, यह पारस्परिक सहयोग, रीति परंपराओं के आधार पर आधारित होती है। चौथा आप इसमें कह सकते हैं, यह जो इसमें जो नेतृत्व होता है यह औपचारिक होता है, सरलीकृत होता है। इसमें कोई भी आदमी इसका नेतृत्व कर सकता है, कोई किसी भी समय कर सकता है। जैसे अब आपको एग्जांपल समझाता हूँ, समझ में आ जाएगा। नवरात्र का समय चल रहा था, नवदुर्गा की एक कमेटी बनानी थी, आपने एक नवदुर्गा की कमेटी बनाई, उसमें एक अध्यक्ष नियुक्त कर लिया और नवदुर्गा 9 दिन तक चली, उसके बाद वो समाप्त हो गया। मुहर्रम हुआ, चहलुम हुआ, बहुत सारे त्यौहार होते हैं, ईद हुआ, बकरीद हुआ, इनको मनाने के लिए आपने इकट्ठा किया। जैसे वो आपका त्यौहार खत्म, वो व्यवस्था खत्म। अब क्या पानी की समस्या थी, आपने 10 लोगों को इकट्ठा किया कॉलोनी में, आप विद्युत विभाग गए, आपने से एक लीडर बन गए, आपने समस्या को अपना रखा, एक संगठन का स्वरूप है ये। गए, आपने अपनी समस्या को रखा और जैसे वो समस्या वहाँ से आपके घर पे बिजली आई, संगठन अपने आप क्या हुआ, स्वतः समाप्त हो गया। इसी तरह के संगठन की बात करते हैं। आपकी इच्छा, आपकी समस्या, आपकी जिज्ञासा, इनके आधार पर जब किसी संगठन का निर्माण होता है तो वही क्या है, वही आपके अनौपचारिक संगठन। अगर आप इसे गुणों को देखेंगे, गुण में भी जैसे आप ये गुण इसी के आधार पर देखिए, व्यक्तिगत आवश्यकता का मतलब क्या, अब यहाँ जब गुण निकालेंगे, व्यक्तिगत अगर हम आवश्यकता की बात करें तो उसमें क्या होगा, आपका मनोरंजन होगा। मनोरंजन के आधार पे, विमर्श के आधार पे, समस्याओं के आधार पे क्या होता है, इसका निर्माण होता है। तनाव को दूर करने के लिए, समस्याओं को दूर करने के लिए इसका निर्माण हो रहा है संगठन का। अब इसी में देखेंगे, ये जो सदस्य होते हैं, ये आत्मविश्वास इसमें उनका बनता है, आत्मविश्वास जगता है। जो जैसे समस्या का निदान होता है, समस्या का निदान होता है तो आपका क्या होगा, आत्मविश्वास जग जाएगा। बिजली विभाग में लाइट नहीं आ रही थी आपके घर में, आपने बिजली विभाग पर जाके घेराव किया, आपके पास लाइट आई, तो आपको लगा कि हम आगे जब कोई भी समस्या होगी तो फला व्यक्ति हमारा नेतृत्व करेगा, तो हम इस व्यक्ति को इसको आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। यह भाव आपके अंदर भी है, क्योंकि अगली बार आप लीडर बनना चाहेंगे, क्योंकि वही बार बार क्यों बनेगा, हम भी बन सकते हैं। इसे सीखने की भी एक परंपरा आपके पास डेवलप होती है। आप कह सकते हैं कि जो औपचारिक जो संगठन है, इसके उत्पन्न जो आपसी वाद विवाद बातचीत होती है, इसके माध्यम से समाप्त हो जाते हैं। जैसे देखिए, हमारे पास ये जो संगठन है, इस संगठन में अगर कोई आपसी विवाद उत्पन्न होता है या कोई विचार विमर्श उत्पन्न होता है तो आपस में हम बैठ के ही समाप्त कर लेते हैं। आपके पास FIR करने की आवश्यकता नहीं, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। क्यों? क्योंकि किसी संस्था के पास नहीं, आपने खुद बनाया है। मनमुटाव हो सकता है, आप स्वतः संगठन को छोड़ सकते हैं, संगठन में आप जुड़ सकते हैं। उद्देश्य जो है, उद्देश्य में आपके पास बाध्यता नहीं, ध्यान रखिएगा, बाध्यता नहीं है। आपका जब तक इच्छा कर रही है आप रह रहे हैं, जब आप इच्छा नहीं कर रहे आप उसको छोड़ दे रहे हैं। इसमें किसी योग्यता की आवश्यकता नहीं है, किसी योग्यता की इसमें आवश्यकता नहीं, योग्यता की कोई आवश्यकता है ही नहीं। आपके पास बस केवल कॉन्फिडेंस लेवल आपका ऊंचा होना चाहिए। कॉन्फिडेंस अगर आपके पास है तो उस काम को आप कर सकते हैं। कम्युनिकेशन का बेस्ट मॉडल होता है। कम्युनिकेशन एक दूसरे के साथ आप बहुत अच्छे तरीके से कर पा रहे होते हैं। आप अपनी समस्याओं को समाज के साथ आप जुड़ पा रहे होते हैं। कम्युनिकेशन गैप जो होता है वो यहाँ पे क्या होता है, बिल्कुल भी नहीं होता है। किसी परफॉर्मेंस की आपको आवश्यकता नहीं है। आप सारे समूह को क्या करते हैं, एक समूह को संतुष्टि का वातावरण पैदा करते हैं। क्यों? क्योंकि आप पूरे समाज की समस्या को देख रहे हैं, सामाजिक समस्या को देख रहे हैं। इसलिए कहा गया सामाजिक मनोवैज्ञानिक प्रबंधन का सिद्धांत, इसलिए कहा जाता है मानवतावादी संगठन। क्यों? क्योंकि आप पूरे मानव समाज के समुदाय को लेकर आप चल रहे हैं। इसलिए व्यवस्था क्या है, ये व्यवस्था ज़्यादा ही सार्वभौमिक हो जाती है और समाज के प्रति आकर्षित हो जाती है। अगर इसके आप दोषों की चर्चा करें कि इसमें दोष क्या क्या है, देखिए दोष को थोड़ा सा जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि संगठन दोनों अपनी जगह अपने अपने महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। लेकिन दोष जो है वो देखिए, आप अगर आप दोष की बात कर रहे हैं, देखिए पहली चीज़ तो ये कि औपचारिक संगठन में जो प्रबंधन होता है, अनौपचारिक संगठन में जो प्रबंधन होता है उसका अभाव होता है। हमने कहा कि जो सिस्टमैटिक जो कोई प्रक्रिया होनी चाहिए, इसका क्या है, इसका अभाव है। हो सकता है किसी पक्ष को आप सकारात्मक पक्ष में काम कर रहे हो, इसका लोग समर्थन भी कर रहे हो, कुछ लोग इसका विरोध भी कर रहे हो, तो यहाँ क्या होगा, आपसी तनाव की स्थिति क्या होगी, उत्पन्न हो जाएगी। इसलिए क्या कहते हैं कि इस संगठन में प्रबंधन एक सिस्टमैटिक होना बहुत आवश्यक है। इसमें जो व्यक्तिगत निर्णय जो होंगे, व्यक्तिगत निर्णय की क्या होती है, कमी होती है। और जब सामूहिक निर्णय आप लेते हैं तो उसमें क्या होगा, देरी होगी।
व्यक्तिगत निर्णय लेने की कमी क्या, मतलब आप 15 लोग इकट्ठा हैं, सबके निर्णय अलग अलग हो सकते हैं। जब सारे लोग 15 लोगों का निर्णय लेके फिर एक निर्णय करना होगा तो सामूहिक निर्णय में क्या होगी, इसमें देरी हो जाएगी। और किसी भी समाज में कोई समस्या अगर उत्पन्न हो रही है, उसमें निर्णय करने में अगर देर हो रहा है तो क्या वो बेहतर है, नहीं है। इसमें जो लोग जुड़ते हैं, भाषा है, लिंग है, संप्रदाय है, जाति है, क्षेत्र है, तमाम सारे लोग अपने अपने तरीके से अपने अपने स्वार्थ के हिसाब से इसमें जुड़ते हैं। भावना तो है समाज के उद्देश्य की, समाज के विकास की, लेकिन जुड़ते किससे, जुड़ते वो आपसी स्वार्थ के भाव से जुड़ते हैं। इसकी वजह से भी यहाँ समस्या पैदा होती है। यहाँ पे पॉलिटिशियन जो है, यहाँ पॉलिटिशियन, राजनीति से इनका कोई मतलब नहीं है, लेकिन राजनीतिज्ञ क्या करते हैं, राजनीतिज्ञ इसमें अपनी कहीं ना कहीं भूमिका का समावेश कर देते हैं। ये बहुत ही अल्पायु का होता है। अल्पायु का मतलब क्या, बहुत ही कम समय के लिए होता है, समस्या का निदान और संगठन खत्म। जबकि संगठन, औपचारिक संगठन कभी खत्म नहीं होता, वो लंबे समय तक चलता है। यहाँ पे कहता है कि ये जो संगठन है ये पूर्ण स्वैच्छिक है, पूर्णतः स्वैच्छिक है। ये कब बना, किसने बना, हर व्यक्ति लाभ के प्रत्याशा में है। जैसे उसके लाभ स्वार्थों की पूर्ति होती है, संगठन स्वतः समाप्त हो जाता है। तो ये जो मैं अभी आपसे चर्चा कर रहा था कि संगठन में, अनौपचारिक संगठन के क्या क्या इसके गुण हैं, क्या इसके दोष हैं, किस आधार पर ये काम करता है, इन विषयों पे मैंने आपसे चर्चा की। अगर आप देखेंगे कि इसका बेसिकली आधार क्या है, आप आधार, कोई भी दोनों संगठनों का अगर आधार देखा जाए, आप अगर फॉर्मल का और इनफॉर्मल का, दोनों के इस ऑर्गेनाइजेशन का अगर आप आधार देखेंगे तो इसका आधार क्या है, इसका 4P कॉन्सेप्ट चलता है। देखो बच्चों, 4P जो कॉन्सेप्ट है, बार बार पूछा जाता है कि 4P कॉन्सेप्ट क्या है। 4P कॉन्सेप्ट वो है जो कोई भी संगठन को चलाने के लिए उसके एक आधारभूत सिद्धांत होते हैं। आधारभूत सिद्धांत क्या है, पहली चीज तो पर्पज, प्रयोजन होना चाहिए। प्रयोजन अर्थात पर्पज, किस पर्पज से बना है संगठन, उसके लिए होता है। फिर होता है कि किस प्रोसेस, प्रक्रिया क्या होगी आपकी, काम करने का जो प्रक्रिया है वो कैसी होगी आपकी, कैसे आप काम करेंगे, किसके माध्यम से काम कराएंगे, पर्सन, व्यक्ति अर्थात पर्सन। और फिर आपका आता है प्लेस, क्षेत्र, किस क्षेत्र में कहां पे आप कर रहे हैं, ये होता है। अर्थात यही आपका क्या, यही आपका 4P कॉन्सेप्ट है। तो यहां पर इस विषय पे बेसिकली ये बताना था कि किसी भी सामाजिक संगठन के लिए, किसी भी प्रशासनिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, किसी भी सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए दो तरह के संगठनों की आवश्यकता होती है। वो औपचारिक संगठन और अनौपचारिक संगठन, दोनों की अपने अपने जगहों पर, अपने अपने स्थान पर विशिष्ट महत्वपूर्ण स्थान उन्होंने प्राप्त किया है। अगर हम कहें कि कोई औपचारिक संगठन ही कुल सब कुछ है तो गलत है। बिना औपचारिक संगठन के भी आप कार्य नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार से हमने ये समझा कि औपचारिक अनौपचारिक संगठन के क्या गुण होते हैं, क्या दोष होते हैं, क्या लक्षण होते हैं, और समाज में और प्रशासनिक व्यवस्था को कैसे चलाई जाती है। अगले क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि पॉलिटिकल थियरी जो हमारी, जो हम सिद्धांत जो होते हैं, संगठन बन तो गए, हमने आपको फॉर्मल इनफॉर्मल तरीके से तो बता दिया, लेकिन बेसिकली संगठन के कुछ सिद्धांत होते हैं, उन सिद्धांतों पे हम चर्चा करेंगे, जिन सिद्धांतों के माध्यम से वास्तविक रूप में जो हमारी लोक प्रशासन की जो प्रक्रिया चलती है, उस प्रक्रिया पे हम विस्तृत रूप से व्याख्या करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को सुनने के लिए। नमस्कार।